नमस्कार मित्रों। ईसा पूर्व 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र जीत लिया, लेकिन मगध पर आक्रमण करने से पहले ही उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर को मजबूरन अपना अभियान अधूरा छोड़ना पड़ा। सिकंदर का यह अभियान तो अधूरा रहा, लेकिन भारत के बिखरे असंगठित शासकों के लिए ये एक भारी सबक साबित हुआ। विदेशी आक्रमण से अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा करने के लिए भारत में सुसंगठित शक्ति की आवश्यकता को आचार्य चाणक्य ने पहचाना और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उन्होंने मगध में सत्ता का परिवर्तन किया। इसी व्रत पर आधारित चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कई सारी किंवदंतियां आज भी लोगों में प्रचलित हैं, लेकिन इतिहास की दृष्टि से यह विषय को समझने के लिए हमें समकालीन स्रोतों को जानना और पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उनकी पुष्टि करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो इस काल के संदर्भ में हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में मेगस्थनीज का इंडिका, विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, बौद्ध ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश और जैन ग्रंथों के माध्यम से काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। और इसी के साथ अशोक के स्तंभ, अशोक के शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और मौर्यकालीन भवन, स्तूप, गुफाएं और मृदभांड इन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त जानकारी की पुष्टि होती है। विशाखादत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस के अनुसार तक्षशिला के आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, उन्हें नंद वंश के आखिरी और अत्याचारी शासक धनानंद ने भरे दरबार में अपमानित किया। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने नंद वंश को समूल नष्ट करने का प्रण लिया और इस प्रण को पूर्ण करने के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य नामक वीर युवक का सहारा लिया। शूद्र कुल में जन्मे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य में राजनीति की शिक्षा दी और उसी से प्रेरित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने सैन्य शक्ति का गठन किया। महावंश टीकाके के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आरंभ में सीधे नंद वंश के साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी कमियों का पता चला और फिर उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करते हुए सीमान्य प्रदेशों से नए आक्रमण नीति को अपनाया। उन्होंने हिमालय प्रदेशों के राजा प्रवर्तक के साथ संधि करके सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अर्थात पंजाब को जीता और वहां पर अपनी संधि को मजबूत किया। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के अनुसार सिकंदर के भारत पर अभियान के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे नंदों के विरुद्ध युद्ध के लिए उसे भड़काया था। तो ग्रीक इतिहासकार के जस्टिन के अनुसार 323 ईसा पूर्व सिकंदर के मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने यवनों के युद्ध अभियान को तुरंत ही प्रारंभ किया था। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त का वर्णन एंडोकोट्स तो जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन सेंड्रोकोट्स इस नाम से किया है। इन दोनों इतिहासकार के विवरण से हमें तो एक बात का स्पष्ट रूप से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शुरू से ही संपूर्ण भारत की नंदों और यवनों के अत्याचार से मुक्त करना चाहता था तथा इसी दशा में आगे बढ़ते हुए उसने 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को घेर लिया और धनानंद को परास्त करके अपने आप को मगध के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की इसी राजनीतिक सफलता का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। विशाखादत्त ने इस नाटक में नंद वंश को नाश, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण और मंत्री राक्षस का सक्रिय विशेष, चाणक्य की सजग राजनीति और अंततः मंत्री राक्षस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभुत्व का
रोचक वर्णन किया गया है। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस साहित्य पुराण आदि ब्राह्मण साहित्य में शूद्र कुल का माना गया है, लेकिन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में उन्हें मौर्य या क्षत्रिय कहा गया है। 322 ईसा पूर्व में केवल 25 वर्ष की आयु में मगध की राजगद्दी संभालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से राजचक्र के सिद्धांतों को लागू किया। शक, यवन, किरात, कंबोज, पारसिक आदि शास्त्रों पर जीवी श्रेणियों पर उन्होंने विशाल सेना का निर्माण किया और पश्चिमी पंजाब और सिंधु के यवन शासकों को मारकर प्रांत मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया। प्लूटार्क ने वर्णन किया है कि सेल्यूकोड्स अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था, जिस कारण चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदकुश पर्वत से लेकर उत्तर से कश्मीर, पूर्व में नेपाल, बांग्लादेश, दक्षिण में आंध्र, कर्नाटक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैल गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी हमें अशोक के अभिलेखों के साथ साथ तमिल ग्रंथ ऐनानूर एवं मुर्नानूर से प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर का पूर्व सेनापति तथा उनके समकालीन सीरिया के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर के साथ हुआ। ग्रीक इतिहासकार जस्टिन के उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस को सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी भाग उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ। इसीलिए सेल्यूकस ने अब सिकंदर को भारत विजय की अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए 305 ईसा पूर्व भारत की तरफ बढ़ा और सिंधु नदी के किनारे आकर उपस्थित हुआ। किंतु भारत की राजनैतिक स्थितियां अब पहले से काफ़ी बदल चुकी थी। भारत अब एक संगठित और शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में आ चुका था। सिंधु नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ और युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के सामने सेल्यूकस को झुकना पड़ा। फिर संधि हुई और इस संधि में सेल्यूकस को हेरात, केंदहार, काबुल और बलूचिस्तान इन प्रांतों के साथ साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाना पड़ा। इस संधि के कारण मौर्यों के यूनानियों के साथ साथ पारिवारिक संबंध प्रस्थापित हुए। इसी संबंधों को स्थायी प्राप्त करने के लिए सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। 304 ईसा पूर्व से लेकर 299 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहे मेगास्थनीज ने अपने अनुभवों को इंडिका नामक ग्रंथ में वर्णन किया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इस संधि के बदले सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट दिए थे और यूनानियों पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की इस घटना को भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस विजय की पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य अब उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तक, तो उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक, मैसूर तक फैल चुका था। अपने जीवन के अंतिम चरणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़ा और वे जैन मुनि भद्रवाह से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला मैसूर चले गए और वहीं पर 298 ईसा पूर्व उन्होंने संलेखनापवास विधि द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। संपूर्ण भारत को एक छत्र के अधीन लाने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र अशोक ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे
तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।